वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तुम सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं अभी से जो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी यहाँ पे वीडियोस इसी वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। अलग अगर वीडियो बनाती हूँ तो तुम उसको देखते नहीं हो, तो मैं यही बायोलॉजी की वीडियोस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी वीडियोस मतलब क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। मतलब जो ये वीडियो होती है अपनी मॉर्निंग वाली, इसमें हम बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है तुम्हारे लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ। एंड मैं बायोलॉजी एंड फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी कंटिन्यू करूँगी जब भी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। मैंने सभी के नेम नोट कर लिए हैं, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे नहीं करोगे, तुम आंसर्स नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो जो यहाँ पे कंटिन्यू करे, अगर तुम कंटिन्यू करोगे यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से कराऊंगी मैं क्वेश्चन, ये मेरी साइड से श्योरिटी तुम रखना। ये नहीं है कि मैं ये बोलूँगी तुम्हें कि तुम जाके क्वेश्चन सोल्व करना, ये ऐसे हो जाएगा। मैं तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाली हूँ वीडियो में। मैं तुम्हें करके बताने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर ये कैसे होने वाला, करेक्ट अच्छे से सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। जैसे बायोलॉजी के मैं बताती हूँ ऐसे ही तुम्हें समझाने वाली हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। बट तुम्हारी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें उन क्वेश्चंस को करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी करते हैं, देन हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों करने वाले हैं। तो पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। द लेयर फ्रॉम विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, कौन सी लेयर होती है जिससे गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं। तो ये तुम्हें पता होगा कौन सी लेयर होती है, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं जो अपनी जर्मिनल लेयर होती है वो फॉर्मेशन करती है गैमेट्स का, ठीक है। जो हमारी कोलुमनर, ग्रेनुलर एंड फॉलिकुलर एपिथेलियम होती हैं ये अपनी नहीं करती है। जर्मिनल लेयर होती है जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। ये अपने एनसीईआरटी में भी आता है एंड मैनी टाइम्स हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे नॉर्मली अदर चैप्टर में भी आ जाता है कि जर्मिनल लेयर जो होती है वो स्टार्टिंग में फॉर्मेशन करती है, उसी से आगे जाके सब कुछ बनता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम होगी वो लेयर है जिससे गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो जो 21 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो सी वाला आने वाला है, जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल इज कॉल्ड, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी ओवल की साइड उसको क्या बोलते हैं। तो जो अपनी ग्रोथ होगी उसको क्या बोलेंगे, थाइमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म। तो उसको बोलते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो ओविल होता है अपना केमिकल सीक्रेशन करता है, ठीक है। ओविल अपना केमिकल सीक्रेशन करता है जिसकी वजह से ही पोलन ट्यूब को पता चलता है कि उसको किस साइड मूवमेंट करनी है। तो ओविल अपना ग्रोथ यहाँ पे केमिकल सीक्रेशन करेगा एंड उसकी साइड अट्रैक्ट होकर पोलन ट्यूब मूव करेगी। तो उस ग्रोथ को हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म, बिकॉज ये जो ग्रोथ हो रही है ये केमिकल सीक्रेशन की वजह से हो रही है, इस वजह से इसको बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। तो जो 22 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है ये सेकंड आने वाला है। सेकंड जो कीमोट्रोपिज्म होता है, मैनी टाइम्स क्वेश्चन हमें रिपीट भी होते देखा है, ठीक है। रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको तुम्हें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी क्वेश्चन है। गटेशन द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट टेक्स प्लेस थॉट। तो गटेशन जो प्रोसेस होती है, गटेशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं कि वाटर लॉस होता है प्लांट में, उसको गटेशन बोलेंगे। एंड स्टोमेटा भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने वाले हैं, वो भी इसमें ओवरव्यू करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। तो गटेशन अपनी प्रोसेस होती है वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट, वो कैसे यहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, मतलब टेक्स प्लेस थॉट किसके थ्रू होगी, हाइड्रोथॉट के थ्रू होगी, स्टोमेटा के थ्रू होगी, लेंटिकल के थ्रू होगी या फिर क्यूटिकल के थ्रू होगी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये क्वेश्चन, बिकॉज इसमें जो करेक्ट आंसर, अगर इसमें हाइड्रोथॉड एंड स्टोमेटा दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, बिकॉज वाटर लॉस फ्रॉम ए प्लांट गटेशन में जो होता है स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है एंड हाइड्रोथॉड के थ्रू भी हो सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख ले, तो स्टोमेटा का मतलब होता है कि स्टोमेटा मेनली हम प्रीफर करते हैं जब यहाँ पे वाटर लॉस हो, थोड़ा एपिडर्मिस ऑफ लीफ वगैरह से यहाँ पे अगर वाटर लॉस हो तो हम स्टोमेटा को मोर करेक्ट, मोर अप्रिशिएटेड अगर उस आंसर को मानेंगे अगर वहाँ पे स्टोमेटा होगा।
एंड हाइड्रोथोड हम जब यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट मानेंगे, जब वाटर लॉस हो, वहाँ से वाटर लॉस हो जहाँ पे वेन्स वगैरह डैमेज हो रखे हो, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोथोड यहाँ पे प्रीफर करेंगे। तो गटेशन वाले में आई थॉट कि हाइड्रोथोड जो होगा हमारा मोर प्रीफरेंस हम हाइड्रोथोड को देंगे एज कंपेरिजन टू स्टोमेटा, ठीक है। वाटर लॉस फ्रॉम ए प्लांट, जब भी यहाँ पे गटेशन होगा तो उस यहाँ पे गटेशन जब भी होगा तो वाटर लॉस होगा हाइड्रोथोड के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो फर्स्ट वाला आने वाला है। हम फर्स्ट वाले को प्रीफरेंस यहाँ पे देने वाले हैं एज कंपैरिजन टू स्टोमेटा। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा। एंड मैनी टाइम्स यहाँ से कई बार तुमसे क्वेश्चंस पूछा भी जाता है इसके रिगार्डिंग, तो तुम्हें याद रखना है कि हाइड्रोथोड कब आने वाला है, स्टोमेटा कब आने वाला है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अगर हम मूव करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग एलिमेंट इन जाइलम। इस क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ने अलग अलग से बता रखे हैं कौन से यहाँ पे डेड है, कौन से यहाँ पे लिविंग है। तो लिविंग एलिमेंट जाइलम के पूछा है तो वेसल्स होंगे जाइलम फाइबर ट्रैकिड्स या फिर जाइलम पैरेन्काइमा। तो मैं तुम्हें बता दूं फाइबर ट्रैकिड्स वेसल जो होते हैं यहाँ पे डेड एलिमेंट होते हैं जाइलम के, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है अपना वो लिविंग एलिमेंट होता है। तुम्हें पता भी होगा कि पैरेन्काइमा के कौन से फंक्शंस होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि पैरेन्काइमा के कौन से फंक्शंस होते हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें पता होना चाहिए पैरेन्काइमा के कौन से फंक्शंस होते हैं। तो वो जाके तुम्हें एनसीईआरटी में रीड कर लेना है। आज तुम्हें एनसीईआरटी में आज तुम्हारा वर्क है कि तुम्हें जाइलम वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट जाके अपना रीड करना है। जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं एंड इनका फंक्शन क्या क्या है, किसमें न्यूक्लियस होता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है, ये तुम्हें जाके रीड कर लेना है। एटलीस्ट ये जाइलम वाला पैराग्राफ तुम्हें पढ़ लेना है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो होगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा होता है लिविंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम। तो करेक्ट आंसर होगा 24, ठीक है। 24 का डी इज द करेक्ट आंसर, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अब हम मूव कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस फाइटोक्रोम्स। कौन सा गैसियस फाइटोक्रोम होता है, IAA, ABA या इथाइलिन या फिर G18। तो मैं तुम्हें बता दूं कि गैसियस फाइटोक्रोम के बारे में बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुम्हें इसको याद ही रख लेना है। इथाइलिन जो होता है हमारा यहाँ पे वो गैसियस फाइटोक्रोम होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो सी वाला आने वाला है, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अगर हम मूव करें, दैट इज आल्सो ए इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द IUBMB हाउ मैनी एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड। तो मैं तुम्हें बता दूं क्लासिफिकेशन जब भी एंजाइम का हुआ था तो एंजाइम को हम 6, 10, 100 या फिर 4 कितने में हमने क्लासीफाई किया था। तो हमने क्लासीफाई किया था 6 में हमने क्लासीफाई किया था। एंड उनके नाम्स भी हैं, प्रॉपर नाम है उनके, क्या क्या नाम है वो तुम्हें यहाँ पे देख लेने हैं। एंड उसके साथ साथ तुम्हें उनके जो भी थोड़ा बहुत मतलब कब यहाँ पे लाइगेज वगैरह जो भी है मतलब कब कब यहाँ पे काम आते हैं वो भी तुम्हें देख लेना है। एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएंगे, न्यू एनसीईआरटी में आए थोड़े तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो सारे एंजाइम 6 एंजाइम्स वो सारे के सारे जाके तुम्हें देख लेने हैं। मैनी टाइम्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे वहाँ भी तुम्हें एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। तो एंजाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंजाइम को तुम्हें जाके आज देख लेना है। लिक्विड एंडोस्पर्म के बारे में तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 होने वाला है, ए वाला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, लिक्विड एंडोस्पर्म किस में देखने को मिलता है, राइस में, कोकोनट में, ग्रेप में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। एंडो मतलब इनसाइड वाला पार्ट होता है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो किस में मिलता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी ने अपनी लाइन में मेंशन कर रखा है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म अपने को देखने को मिलेगा कोकोनट में, ठीक है। 27 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी वाला होने वाला है, लिक्विड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कोकोनट। तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, मॉइस्चर की, O2 की, CO2 की या फिर टेम्परेचर की। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए
हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है वो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वाटर, एयर, टेम्परेचर वगैरह की रिक्वायरमेंट हमें होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड में, ठीक है। तो हमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं पहले वो देख लेते हैं। मॉइस्चर की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसके साथ साथ टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसको होने वाली। तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। तो जो इनकरेक्ट आंसर आने वाला है, मतलब कुल मिला के जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो सी वाला आने वाला है। CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 28 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी वाला आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अगर हम मूव करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है एंड उससे उसका कोई एसोसिएशन लिंक नहीं है। एनाबीना, राइजोबियम, नोस्ट्रोक एंड क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। तो क्लोरेला जो होता है उसका कोई लिंक यहाँ पे नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनाबिना, राइजोबियम, नोस्ट्रोक का लिंक है, डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं ये एंड करते हैं, तो इनका लिंक है, बट फोर्थ वाले का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो क्लोरेला जो होगा यहाँ पे तुम्हें करेक्ट आंसर को मार्क कर देना है, करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, दैट इज प्लांट ग्रोथ से रिगार्डिंग है। प्लांट ग्रोथ इन लेंथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, तो मेरिस्टेम जो यहाँ पे टॉपिक होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एंड इंटरेस्टिंग भी होता है कि लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होता है, ग्राउंड, इंटरकलर, ये कैसे ग्रोथ करते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है एपिकल में, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ होती है लेंथ में, तो एपिकल मेरिस्टेम वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। लीव्स वगैरह में भी मिलते हैं, स्टेम वगैरह में भी मिलता है, तो वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम तुम्हें देखने को मिलता है एंड ये ग्रोथ करवाता है लेंथ में। तो एपिकल मेरिस्टेम होता है प्लांट में जो लेंथ में यहाँ पे ग्रोथ करवाता है। जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो फर्स्ट वाला आने वाला है। तो अभी डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन एंड मैं तुम्हें प्रॉपरली सोल्व करके यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं एंड इन क्वेश्चंस को तुम्हें मस्ट कर लेना है, इनसे तुम्हें आइडिया भी आने वाला है, उसके साथ साथ तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस है 27 डिग्री सेल्सियस इस। तो इसने तुमसे पूछा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है आइडियल गैस के लिए, और इन्होंने दे रखी है कंडीशंस, उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने को निकालना है एंड कंडीशन है 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन इज द एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे तुम्हें मान लेना है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें सोल्व करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें पता होना चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 RT/NA, ये तुम ले सकते हो। एंड सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो 3/2 KT भी होता है, ठीक है। हम फर्स्ट वाले को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो फर्स्ट वाले को हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने वाले हैं। तो 3/2 RT हम यहाँ पे लेने वाले। तो तुम्हें टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इसको केल्विन में चेंज कर लेना है, तो इसमें 273 तुम्हें ऐड कर देना है, 300 केल्विन तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि जो अपना टेम्परेचर आ गया वो 300 केल्विन आ गया, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गई ये बात है। एंड अभी हमें करना है ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम, 3/2 RT से हम करने वाले हैं। तो 3/2 RT मल्टीप्लाई बाय जो अपना टेम्परेचर है हम उसको पुट करने वाले हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड इसको तुम्हें सोल्व कर लेना है। एंड जब इसको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा इजीली यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, मतलब जो आंसर आने वाला है वो 450 R/NA तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो डेंसिटी हमें बोल रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, डेंसिटी हमें दे रखा है एंड हमें दे रखा है कि ये कंटेन करता है 18%, ठीक है। डेंसिटी हमें दे रखा है 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने बोला है कि 18% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट करता है ये, एंड मोलेलिटी इसको इसके आप में फाइंड करना है। तो तुम्हें सबसे पहले मोलेलिटी के
के फॉर्मूले का पता होना चाहिए, तभी जाके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मोलरिटी एंड सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो तुम्हें याद कर लेनी है, उनके फॉर्मूले। तो मोलरिटी मैं तुम्हें बता दूं कि मोलरिटी का फॉर्मूला होने वाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से सेपरेटली, देन हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, देन दोनों को हम डिवाइड करके मोलरिटी हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता देती हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें चाहिए मास, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमें चाहिए उसका जो यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला वेट या फिर मोलिकुलर वेट हमें चाहिए। तो सबसे पहले मास कितना है अपना सॉल्यूट का, मास हमें दे रखा है 18% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अपना हो गया, ठीक है, क्योंकि 18% दे रखा है। तो 18% जो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिलेगा, तो 18 ग्राम अपना इसका वेट हो गया। तो वेट बाय इसका जो मोलिकुलर वेट है उससे हम कर लेंगे, ठीक है। तो वेट अपने को 18 दे रखा है, ठीक है, वेट अपने को 18 दे रखा है सॉल्यूट का, एंड मोलिकुलर वेट है इसका 60, ठीक है। मोलिकुलर वेट हमें दे रखा है 60, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना आने वाला है 0.3। 0.3 क्या आ गए अपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। अभी हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले मास जो सॉल्यूशन का होगा वो होना चाहिए, उसमें से हम मास ऑफ सॉल्यूट हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे जिससे हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें डेंसिटी जो है वो दे रखी है, ठीक है, डेंसिटी हमें दे रखी है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी अपने को दे रखी है, तो हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। मैं तुम्हें बता देती हूँ डेंसिटी हमें दे रखी है, ठीक है, सॉरी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है मास, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी अपने को ये दे रखी एंड वॉल्यूम अपने को कितना दे रखा है 100, ठीक है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय में वॉल्यूम, ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो अपना आने वाला है मास, ठीक है, अपना मास यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे 108 हम अपना मास आ जाएगा। तो अपना ये मास आ गया है, ये मास किसका है सॉल्यूशन का, एंड इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट कर लेना है सॉल्यूट का मास, जिससे हमें मिल जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो अपना सॉल्यूट का मास पहले से 18 दे रखा है, ये हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अपने को क्या मिलने वाला है यहाँ पे मास मिल जाएगा सॉल्वेंट का। तो अपना मास आ जाएगा 90, ठीक है, 90 अपना मास सॉल्वेंट का आ जाएगा। आई थोड़ा तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं फिर से तुम्हें स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बताने वाली, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, मोलिलिटी थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने जो है 0.3 आ गए हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने 0.3 आ गए हैं, एंड मास जो होगा अपना यहाँ पे 900 आ गया है। तो ऐसे करके हमने मोलिलिटी हमको कैलकुलेट कर लेनी है। मोलिलिटी अपनी आने वाली है 3.33 यहाँ पे आ जाएंगी। तुम्हें यहाँ पे डिवाइड कर लेना। मैं तुम्हें फिर से एक स्ट्रेटजी बता देती हूँ। अपने को कैलकुलेट करनी थी मोलिलिटी, ठीक है, मोलिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी थी, स्मॉल एम अपने को कैलकुलेट करना था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए थे, क्या चाहिए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड देन हमें चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो तुम पूरा लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मोल्स क्या होते हैं मास बाय में मोलिकुलर वेट। तो मास अपने को कितना दे रखा था, अपने को मास दे रखा था, कैसे पता चलेगा, कंटेन 18% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ साल्ट, ठीक है। तो 18 ग्राम होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 18 ग्राम मास हो गया। मास बाय मोलर मास अपना कितना हो गया 60 दे रखा है। मास बाय मोलर मास हमें मोल्स कैलकुलेट हो गए, ठीक है, हमें मोल्स कैलकुलेट हो गया। अभी हमें मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली अपना दे नहीं रखा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन का निकाल लेंगे, मतलब सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, उसमें से हमें सॉल्यूट का दे रखा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड हमें हमारे पास यहाँ पे आने वाला है
सोलवेंट का, एंड उससे हम डिवाइड कर देंगे, मोलेलिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। आई थॉट तुम्हें समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अगर हम मूव करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फेज चेंज एट 273 केल्विन एंड 1 बार। तो फेज चेंज के लिए कौन सी चीज़ जो है करेक्ट होती है वो तुम्हें बता देना है। तो जब भी फेज चेंज होती है वो भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, एंड जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती हैं, उनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करें, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, तो स्पॉन्टेनियस के लिए जो डेल्टा एस होगा वो पॉजिटिव होने वाला है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है, एंड यहाँ पे ज़ीरो होने वाला है। एंड डेल्टा जो जी अगर हम बात करें, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होता है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी होता है, जो डेल्टा जी होता है इक्विलिब्रियम में ज़ीरो होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि गिब्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी होती है फॉर द फेज चेंज, वो जो फेज चेंज पे होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ फेज चेंज, ठीक है, ज़ीरो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो होती है जब भी फेज चेंज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो फोर्थ वाला आने वाला है। 28 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो फोर्थ वाला आने वाला है। आई थॉट तुम्हें समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं हम, केसी, और ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। 3C2H2 गिव राइज टू 3,6H6 इज 4 हमें दे रखा है 4 लीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर, एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इतनी दे रखे हैं, दैट ऑफ एसिटाइलिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें केसी का, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अपने को देख लेना सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, C6H6 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी दे रखी है अपने को, मैं तुम्हें बता देती हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, बेंजीन की है 0.5 मोल पर लीटर। तो हमारा जो यहाँ पे केसी क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें बता देती हूँ। केसी हो जाएगा C6H6, ठीक है, डिवाइडेड बाय C2H2 का होल 3 होने वाला है, बिकॉज 3C2H2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 3C2H2 दे रखा है, तो होल क्यूब यहाँ पे होने वाला है। तो C6H6 अपने को कितना दे रखा है मैं तुम्हें बता देती हूँ। C6H6 0.5 है, देन यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं C2H2 का होल क्यूब से, तो C2H2 का कितना होगा, देन एसिटाइलिन को हमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। तो एसिटाइलिन का हमें कैलकुलेट करना है। तो केसी अपने को दे रखा है, केसी दे रखा है 4 इज इक्वल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड, हमें कंसंट्रेशन ये जो अपने रिएक्टेंट की है हम इसको x मान लेते हैं, तो x का क्यूब यहाँ पे आने वाला है। तो इसको तुम्हें सोल्व कर लेना है। इसको तुम इस साइड मूव कर सकते हो। 4x की क्यूब कितना आ जाएगा अपना, 4x की क्यूब इज इक्वल टू 0.5 यहाँ पे आने वाला है। देन x की क्यूब को तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है, बिल्कुल इजी है। आई थॉट तुम कैलकुलेट कर लोगे, एंड कैलकुलेट करने के बाद जो अपना आंसर आएगा 0.5 आने वाला है, एंड दैट इज द थर्ड आंसर है अपना, ठीक है, सी वाला जो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, Arrange the following aqueous solution in terms of the osmotic pressure at a particular temperature। एक particular temperature पे हम इन सभी को अरेंज करना है इन टर्म ऑफ osmotic pressure, ठीक है। osmotic pressure की टर्म में हमें इनको अरेंज करना है। तो हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने वाले हैं। तो इन सभी को हमें यहाँ पे अरेंज कर लेना है। तो पाई होती है MRT, मैं तुम्हें बता देती हूँ। पाई क्या होती है अपनी, MRT इंटू में आई होती है, ठीक है। तो हमें इन सभी का आई यहाँ पे देख लेना है, बिकॉज यहाँ पे आर जो है कांस्टेंट है, टी भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे HCl का हमें इनको अरेंज करना है इन टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हम इनको ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करने वाला है, अभी आई के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ HCl का यहाँ पे आई कितना होगा, सभी का बता देती हूँ।
तो HCl का यहाँ पे I होने वाला है 2, कितना होगा यहाँ पे 2, ग्लूकोज का होने वाला है 1, सुक्रोज का यहाँ पे होने वाला है 1 एंड BaCl2 का यहाँ पे होने वाला है 3। तो इसके अकॉर्डिंग आपने को अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा BaCl2 का तुम्हें दिख रहा है, BaCl2 का सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो ऑप्शंस देखो BaCl2 का जिसमें सबसे ज़्यादा हो सबसे पहले वही कर लेना, ठीक है, इसमें ज़्यादा। देन यहाँ पे किसका होने वाला है HCl का, देन यहाँ पे ग्लूकोज का एंड इज इक्वल टू सुक्रोज। तो बी वाला जो होने वाला है करेक्ट आंसर अपना होने वाला है। ये हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो डिस्कस करें फिजिक्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तुम्हें साथ साथ सोल्व करते चलना। इजी क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझाने वाली हूँ। क्वेश्चन के बारे में हम मूव करने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है काफी टाइम यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलते हैं एंड मैं अच्छे से इसको तुम्हें सोल्व करवाने वाली हूँ। तो मैं तुम्हें इसका प्रॉपर मेथड भी बताने वाले हूँ। इफ़ ए कार ट्रेवल द फर्स्ट 1/3 ऑफ इट्स डेस्टिनेशन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तुमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी होंगे। एक कार ट्रेवल करती है, ठीक है, एक 1/3 ऑफ इट्स डेस्टिनेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पे वो ट्रेवल करती है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है, फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड है 10 किलोमीटर पर हावर, सेकेंड डेस्टिनेशन 1/3 जो करती है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर हावर एंड जो थर्ड यहाँ पे करती है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर हावर। तो तुम्हें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो हम जो सिंपल फॉर्मूला है उसी से करने वाले हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है तुम्हें। तो सिंपल फॉर्मूला से हम करने वाले हैं। तो एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड जो होगी अपनी, ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे स्पीड होने वाली है वो एवरेज स्पीड क्या होगी अपना, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम होती है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम होती है। तो हम x भी मान सकते हैं, हम d भी मान सकते हैं, तुम y z कुछ भी मान सकते हो। लेट सपोज हमने इसको x ही मान लिया, ठीक है, डिस्टेंस को हमने, टोटल डिस्टेंस को हमने x मान लिया, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया, टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया x, ठीक है। एंड टोटल टाइम को अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपना x हो गया, तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x मान लिया हमने, टोटल टाइम हमारे पास नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल टाइम ऐसे नहीं है, T1 T2 T3 हमें 3 स्लॉट्स में यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो T1 हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। T1 हम कैसे कैलकुलेट करें, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो टाइम क्या होने वाला है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो टाइम हो जाएगा जो पर्टिकुलरली हमें जो मतलब एक कंप्लीट पाथ है हमें उसको 3 में डिवाइड कर देना है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो टाइम होने वाला है वो T1, इसका जो टाइम होने वाला है T2 एंड इसका जो टाइम होने वाला T3, ये तीनों इक्वल ही हैं। जो T1 हम कैलकुलेट करें तो T1 अपने को कितना आने वाला है, तो T1 के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो डिस्टेंस यहाँ पे होने वाला है x/3, कितना कैलकुलेट कर सकते हैं हम, x/3 यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो इसके लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ा सा अलग भी बताने वाली हूँ जिससे तुम्हें ईजी हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा x/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे जितनी जो स्पीड है वो तुम ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की जो स्पीड दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक है। तो ये अपना टाइम आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपना टाइम आ जाएगा x/30, कितना आ जाएगा अपना टाइम, x/30, T1 टाइम आ गया, ठीक है। इसको तुम्हें नोट डाउन कर लेना है कहीं। T2 हमें कैलकुलेट कर लेना है सेम एज इट इज़ दिस मेथड से। तो T2 हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 कितना आ जाएगा, सेम x/3 डिवाइडेड बाय में अपने को स्पीड दे रखी है 30, ठीक है, कितनी दे रखी है 30। तो यहाँ पे T2 कितना आ जाएगा, x बाय में कितना आ जाने वाला है 90, T2 आ गया अपना x बाय में 90। ऐसे ही तुम्हें T3 कैलकुलेट कर लेना है, T3 कितना आ जाएगा, सेम x/3 डिवाइडेड बाय में स्पीड अपने को दे रखी है 5, तो ये अपना आने वाला है x डिवाइडेड बाय में 15, ठीक है। तो T3 अपना आ गया x डिवाइडेड बाय में 15। तो अभी हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेना है, मतलब एवरेज स्पीड अपने को कैलकुलेट कर लेनी है। तो चलो कैलकुलेट करें। तो अब तो सॉल्विंग वाला ही पार्ट हो गया, आई थॉट तुम कर भी लोगे, फिर भी तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ। तो टोटल अपना डिस्टेंस x आ गया, ठीक है, सॉरी x हमने ले लिया इसको एंड x आ गया अपना, एंड डिवाइडेड बाय तुम्हें टोटल टाइम करने है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 को तुम्हें ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करके मैं बता देती हूँ, फिर भी अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो अपना टोटल जो डिस्टेंस था वो x था, डिवाइडेड बाय में x डिवाइडेड बाय में 30 प्लस
एक्स डिवाइडेड बाय में 90 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय में 15, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है एंड देन वो जो सेम होता है हमें वो कर लेना है। तो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। आंसर तुम्हारा आ जाने वाला है एंड ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो वो करेक्ट आंसर क्या है वो तुम ही बता दो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। फिर भी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आने वाला है 9 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये तो सिंपल सा हमने देख लिया। इसके साथ साथ तुम क्या भी कर सकते हो कि जैसे हमें x/3 कर रहे हैं बार बार, तो तुम इसके लिए कर सकते हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे हमने पता है कि हमें ये टोटल डिस्टेंस मानना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो तुम टोटल को यहाँ पे मान लो 3D, तुम टोटल को 3D मान लो, तो ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो तुम्हें वो x/3 करना नहीं पड़ेगा, dd तुम करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, फॉर द मूविंग बॉडी विद अ कॉन्स्टेंट मोमेंटम एंड पैरामीटर विच रिमेन कॉन्स्टेंट इज, ठीक है। एक बॉडी जो है अपनी मूव कर रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कांस्टेंट है एंड पैरामीटर विच रिमेन कांस्टेंट इज, कौन सा पैरामीटर है जो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड या फिर फोर्स। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो तुम्हें जिस चीज़ के बारे में जिक्र किया हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, तो उसका तुम्हें फॉर्मूला लिख लेना है। तो मोमेंटम की बात चल रही तो मोमेंटम होता है mv, ठीक है। मोमेंटम होता है mv, हमने उसके बारे में लिख लिया। तो बोल रखा है फॉर ए मूविंग बॉडी कॉन्स्टेंट मोमेंटम, तो मोमेंटम अपना कॉन्स्टेंट हो गया। मास वैसे ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग बॉडी विद कॉन्स्टेंट मोमेंटम, पैरामीटर जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो तुम्हें सीधा सा दिख रहा है, ठीक है। मोमेंटम कॉन्स्टेंट, मास का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट होने वाला है, वेलोसिटी, या फिर मैं बोल दूं स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली है, रिमेन कांस्टेंट होगी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार यहाँ पे देखने को मिलता है एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन तुम्हें मस्ट कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इंक्रीज बाय 21%, ठीक है। देन मोमेंटम इंक्रीज बाय, काइनेटिक एनर्जी अगर 21% से इंक्रीज होगी तो मोमेंटम कितने से इंक्रीज होगा अपना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, तुम्हें पता है कि कैसे सोल्व करना है, नहीं पता है तो तुम देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम हमको करना है, बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी के इनिशियल हम मान सकते हैं, ठीक है। के इनिशियल जो होगी उसको हमने के मान लिया, लेट्स सपोज। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या मान लेंगे, फाइनल वाली को हम क्या मान लेंगे, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। तो फाइनल वाली क्या होगी, इनिशियल में कुछ इंक्रीज हुआ तो इनिशियल प्लस जो फाइनल होगी, तो फाइनल कितनी होगी, इंक्रीज बाय 21%। तो 21% मतलब 20 बाय में 100, ठीक है। के 20 बाय में 100 के यहाँ पे आ जाने वाली है, ठीक है। 20 बाय में 100 के या फाइनल आ जाने वाली है। एंड इनिशियल मोमेंटम जो होगा पी इनिशियल कितना होने वाला है, p1 होने वाला है, ठीक है। एंड इनिशियल मोमेंटम का तुम्हें पता होना चाहिए, √2m जो होता है अपना फॉर्मूला होता है। तो p1 ये आ गया एंड जो p2 अपना आने वाला है वो क्या आ जाएगा वो मैं तुम्हें बता दूं। तो 2m यहाँ पे सेम रहने वाले, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है तुम्हें। k की वैल्यू क्या हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया के था हमारा प्लस के सॉरी हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी फाइनल के प्लस 21/100 हमारी के यहाँ पे थी, ठीक है। तो वैसे भी तुम कर सकते हो, मतलब पुट एंड पॉइंट में भी तुम पुट कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे पुट करोगे तो के तुम्हें कॉमन ले लेना है। तो के जब तुम उसमें कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस तुम्हारा रह जाएगा, 1 प्लस तुम्हें कर लेना है 21/100, ठीक है। 21/100 तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी तुम्हें कर देना है p2 बाय में p1 कर देना है, ठीक है। सॉरी p2 बाय में p1 हो जाएगा √k2 डिवाइडेड बाय में k1। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है यार, तुम्हें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ सोल्व करके, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 1 प्लस k2 √k2 बाय k1 था, तो 1 प्लस 0.0
2n भी तुम ले सकते हो या फिर 21 भी तुम ले सकते हो। 21/100 0.21 का 1/2 था, तो इसको तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड जब तुम करोगे तो यहाँ पे आने वाला है 1 प्लस जो ये आ जाएगा आगे, ठीक है, 1 + 1/2 इंटू में 0.21 यहाँ पे तुम्हारा आने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें ध्यान से देखना है थोड़ा सा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ये जो अपना 1 है, ठीक है, 1 प्लस है, इस 1 को थोड़ा सा इस साइड ले आना है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, P2 बाय में P1 -1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई यही था अपना बाय में 100, ठीक है, सेम यही था। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर लेना, ठीक है। एंड 100 से 100 यहाँ पे कैलकुलेट मतलब कट जाएगा। एंड ये तुम्हारा यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तुम्हें याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम हो जाएगा। एंड ये 100 ये कैंसिल हो जाएगा अपना। एंड 21/2 को तुम्हें सोल्व कर लेना है, तो 10.5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आने वाला है 10, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, 10% यहाँ पे होने वाला है तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हें समझ में। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे सोल्व करना है। साथ साथ मैंने जैसे तुम्हें बताया कि कॉपी पेन लेके तुम्हें बैठना, वरना तुम्हारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, दैट इज रिलेटेड टू फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो होगा, फोर्स अपने को दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट इज अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर पार्टिकल एट ओरिजिन, ठीक है। ये अपना फोर्स लगाया है गया है, एज ए रिजल्ट पार्टिकल मूव करता है जिससे, तो वर्क डन ऑन पार्टिकल, तो वर्क डन अपने को बताना है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना होने वाला है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस हमारा यहाँ पे होता है, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं तुम्हें करके बता देती हूँ, ठीक है, प्रॉपर तुम्हें करके बता देती हूँ। पी यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 3, यहाँ पे देख लो तुम, 3 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय में 2 प्लस 4 यहाँ पे दे रखा है 4j कैप मल्टीप्लाई बाय में -3 हो जाएगा। एंड प्लस में -5 मल्टीप्लाई बाय में -6 हो जाएगा। तो तुम बच्चे नहीं हो, तुम इसको सोल्व कर सकते हो। आई थॉट तुम इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो अपना करेक्ट आंसर आता है वो तुम्हें यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो वो तुम्हें करेक्ट आंसर तुम्हें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो 24 यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर आने वाला है जब तुम इसको सब्सट्रैक्ट कर लोगे। कैसी लगी तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है एंड तक देखने के लिए थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वीडियो को लाइक कर देना है ऐसे कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। जब भी मैं तुम्हें कराऊँ तो तुम्हें साथ साथ क्वेश्चंस कर लेने हैं। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।